नेट की, क्योंकि जहां पर फ्लैट ट्रेजेक्टरी के वेपन हमारे ये कामयाब ना हो तभी ऊंचा का पावर क्या होता है, उसकी ट्रेनिंग वो फेंकना भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। उसके बाद जो ट्रेनिंग ली है उन्होंने वो ली है डेमोलिशन, तोड़ फोड़ बारूद द्वारा। आजकल तो आपने देखा होगा, अब तो आईईडी चली है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये तो बड़ी बनाई है, ये खुद जानते हैं उसको बनाना, कैसे आपने पुलों को तोड़ना है, कैसे दुश्मन को पीओ लगा, कैसे फैक्ट्री उनकी सप्लाई लाइन को बाधित करना, उसके लिए तो आपको पुलों को तोड़ना पड़ेगा, जैसे कर रहे हैं आज यूक्रेन में हो रहा है, रशिया की सेना आगे बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए क्या उनको अपने पुल ही तोड़ने पड़ रहे हैं। वैसा टाइम ये आएगा, उस वक्त के लिए इनको तैयार किया हुआ था, उस चीज में ये महारत हासिल है। अगर इनको बोलेंगे आप डेमो ये करो, बारूद बनाओ, इनको पता किस किस चीज का बनेगा, और वो चार्ज फिट करेंगे, एक बटन दबाए और लेकिन ये ट्रेनिंग दी गई है हमको अपने देश की तो नहीं करनी है, ये दुश्मन के उसको रोकने के लिए, डिले करने के लिए, उसके लिए ट्रेनिंग दी है। फिर उसके बाद जो ट्रेनिंग दी है वो है इंटेलिजेंस। ये हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, ये इनका साइड रोल था, जब इंटेलिजेंस ड्यूटी करता था यार हमारे में थे साइड रोल, तो लेकिन उसमें क्या हम लोग इनसे इंटेलिजेंस लेते थे, फिर अपने उच्च अधिकारियों को देते थे, बहुत से ये पकड़ाए गए, बहुत से पकड़े गए, इसमें बहुत बड़ा रोल था। फिर असली रोल, फिर उसके बाद फील्ड क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी गई है, कैसे मोर्चाबंदी करनी है, तो फौज की जो इतनी मतलब फौज की वो थी। फिर असली ट्रेनिंग जो इनकी वो थी गुरिल्ला वारफेयर। आप तो जानते गुरिल्ला वारफेयर आज जो है दुनिया की नंबर 1 ट्रेनिंग है। ये जो है या किसी भी आर्मी को भी नहीं दी है, किसी भी पैरामिलिट्री को नहीं दी है, सिर्फ एसएसबी को दी जाती थी, और एसएसबी वालों ने इनको दिया, हमारे ब्रिगेडियर को दिया। तभी जो आज हम लिखते गुरिल्ला संगठन, हम वो गुरिल्ले नहीं आदमी को खाने वाले हैं, इसलिए हम लोग गुरिल्ला वारफेयर में माहिर है, इसीलिए हम अपने आप को गुरिल्ला लिखते हैं। ऐसा नहीं सोच रहे कि खा जाएगा, इसीलिए गुरिल्ला संगठन लिखते हैं, और जहां भी जाएगा हम बोलते आओ भाई गुरिल्ले आओ। तो ऐसे चलता रहा। फिर ये हमारी ट्रेनिंग है, इसमें हमारे बेस कैंप होते थे, डीजेड, हर एक चीज, जैसे बिजली महादेव, ये हमारा डीजेड होता था, ड्रॉपिंग जोन। क्योंकि जब दुश्मन का, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये काम पहले ये फौज जो है सिर्फ खड़ी किसके लिए थी, चाइना के लिए। पहले आपको चाइना से खतरा था। अगर वो जब हमेशा गुरिल्ला वाला काम करता था, जहां पर क्या दुश्मन का कब्जा हो, उसका क्या दूसरे तरीके से क्या है, जो ये एसएसबी, इसको रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता था। इसका काम था प्रतिरोध करना, वो किसका, दुश्मन का, इनका रोल ही था ये। लेकिन बाद में क्या हुआ कि चाइना के साथ तो था ही, फिर आस्ते आस्ते क्या हुआ, इन्होंने देखा कि ईस्टर्न जोन मारा, जैसे बांग्लादेश वगैरह, यहाँ भी कुछ होने लगा। फिर इन्होंने क्या किया, वहां पर भी एसएसबी को खड़ा किया। तो सबसे पहले गुरिल्ला एक्टिविटी शुरू हुई, वो कहां से हुई, हिमाचल प्रदेश। तो जहां आपका कुछ एक इलाका जो पठानकोट का जो मतलब ये पहाड़ी इलाका था, वहां पर एसएसबी को खड़ा किया गया। नेफा, जो अरुणाचल के नाम से जाना जाता है, उसको नेफा बोलते थे, इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अकादमी, और असम का कुछ इलाका था। फिर आस्ते आस्ते क्या इसकी गतिविधियां बढ़ती गई, आस्ते आस्ते जैसे जैसे टाइम के हिसाब से ये जो पूरे जितने भी बॉर्डर के 17 स्टेट, वहां पर क्या है एसएसबी की गतिविधियां शुरू हुई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एसएसबी की गतिविधियां सिर्फ वहीं पर थी जो कि बॉर्डर के साथ लगते इलाके थे, वहां पर थी। लेकिन बाद में क्या होगा, इसमें भर्ती के कुछ एक नियम थे एसएसबी के। इसमें वो ही भर्ती होता था जो ITBS ट्रेनिंग की होती थी। इसमें क्या लगा हो रहा है, इसमें तो सिर्फ पहाड़ी आदमी लगे भर्ती हो रहे हैं। आपने देखा होगा कुल्लू में हर एक घर में एसएसबी के जवान। इसमें एक शर्त थी, 98 और 99% जो है वो लोकल पॉपुलेशन इसमें करती है, अदरवाइज नो रिलैक्सेशन। लिखा है इसमें स्पेशल स्कीम है, मेरे पास इसमें लिखा होगा। 2% वो लेते थे, कोई ट्रेडमैन होते थे, कोई स्पोर्ट्समैन, लेकिन उनको भी ये ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। इससे क्या लगा हो रहा है, हमारी पहाड़ी इलाके, बॉर्डर इलाके के जितने भी है वो नौकरी लगे लग रहे हैं। तो इन्होंने देखा, फिर जो है आगे इन्होंने देखा, अरे इनको तो रोजगार मिल रही है, तो रहने वाले को नहीं मिल रही है। इनको फिर थोड़ी जेलस होने लगी। हिमाचल में 4 सीटें लोकसभा की, और एसएसबी में देखो टोटल भर्ती हो रही है। अरुणाचल में 1 सीट टोटल वो भर्ती हो रहा है।
फिर क्या एक राजनीतिक साजिश के तहत, एक साजिश है उसके तहत उन्होंने बोला इसको जो है इसको खत्म ही कर दो, दूसरे तरीके से करो ताकि सबकी इसमें एंट्री हो। फिर क्या उस वक्त जब तत्कालीन प्रधानमंत्री उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, तो इन्होंने एक मतलब वहां पर उस वक्त एसएसबी डायरेक्टर पीवी संधू जी थे, वो तो आईपीएस थे, वो तो इनके नौकरशाह होते, जैसा ये बोलेंगे वैसा ही करेंगे। उनको इन्होंने बताया, इन्होंने फिर एक बोर्ड उठाया भाई अब इसके फंक्शन की जरूरत नहीं है, वो उठाया बोर्ड तो वही करेगा जो सरकार का ऑर्डर था। इन्होंने क्या इसकी एक्टिविटीज बंद कर दी। उसके बाद क्या सबसे ज्यादा नुकसान क्या हुआ, जो हमारे हिल रीजन के जो भी स्टेट थे उनको 17 स्टेट और सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिमाचल प्रदेश को, जबकि यहाँ पर 98 और 99% भर्ती होते थे, लेकिन इस वक्त जो है 0.30 भर्ती होते हैं, 1000 में जो 30 भर्ती होते सिर्फ। जबकि यहाँ पहले हर एक घर में देखो, आप पंजाब में देखो, हर जगह लाहौल तुम्हारे मियाड़ घाटी थे, ऐसी हर एक घर में भर्ती है, पकड़ के लाते थे हम। मनाली में हमारे भर्ती नहीं होते थे, पकड़ पकड़ के अरे चलो हम लोग अभी भी भर्ती हुए। लेकिन एक साजिश के तहत क्या इसको फिर तोड़ा गया, फिर 2001 में इसकी एक्टिविटी बंद कर दी बगैर सोचे समझे। फिर हमने इसका विरोध किया, फिर हम अटल बिहारी जी से उनके जो रेजिडेंशियल टीवी में वहां मिले, फिर महेश्वर जी उस वक्त सांसद थे, शांता कुमार जी सांसद थे। शांता कुमार जी ने हमारा पक्ष बहुत मजबूती से रखा। उन्होंने कहा बहुत नहीं तो आपके पास चंबा में तो रखो, जो कि डोडा और किश्तवाड़ से उनका इलाका मिलता, वहां तो रखो इस पहुंच को। लेकिन आडवाणी जी थी, उन्होंने एक नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने पहले दिमाग में बैठी थी और इन्होंने एसएसपी को लाया और आज जो है 1000 में जो 30 भी बढ़ती है, हमको विरोध रहा है। जो हमारे आंदोलन चलते रहे, फिर जो है क्या हुआ, आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट में जो है शिमला हाई कोर्ट का फैसला हुआ, उसने ये कहा भाई के लिए कोर्ट शिमला हो, मैं भी लगा उसमें। फिर जो है जब इन्होंने नहीं दिया, फिर हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाई। इन्होंने बोला ये तो फैसला लग रहा है, मैं भी लगाएंगे तो हमारे को दिक्कत है ऐसा करके। फिर हम लोगों ने आंदोलन शुरू किए। यहाँ पर अब 2009 से आंदोलन कर रहे हैं। मैं तो आप लोग जितने भी पत्रकार बंधु है आपका धन्यवादी हूँ। 2009 से लेकर आप जो है हमारी कवरेज दे रहे हैं, कभी डीसी ऑफिस जाते थे, कभी कहा पूरा दे रहे आप, शायद आप भी चुके होंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जितने भी हमारे वॉलंटियर इनके डीएनए में देशभक्ति है, और जो देशभक्तों का आवाज उठाता है वो भी देशभक्ति है। आप इनकी आवाज उठा रहे हैं देशभक्तों की, तो मैं तो आपको भी समझूंगा आपसे बड़ा देशभक्त कोई है ही नहीं। इसी करके हमारा जो संगठन है पूरे थ्रू आउट ऑल इंडिया में जो आज सबके लिए एक पहचान बनी है। फिर हम सरकार से मिले 2013 में गए, उस वक्त मनमोहन जी की सरकार थी, सुशील कुमार शिंदे जी गृह मंत्री थे। उस वक्त हमने एक लॉबी बनाई। उस वक्त 5 मिनिस्टर और 18 MP गए, उन्होंने हमारी मांग मानी और एक क्या एक कैबिनेट नोट बनाया, 29,000 की स्ट्रेंथ दी थी हमने, वही इनके लिए कुछ सुना। लेकिन अफसोस उसके बाद आचार संहिता लगी, इनको तो बाधा मिला, वो काम डंप हो गया। लेकिन उसमें जो हमारे संगठन के कुछ एक जो स्वयं भू नेता थे उनकी भी गलती थी। जब हम उनसे लिस्ट मांग रहे थे उन्होंने नहीं दी, बाद में चुपचाप लगाते गए, वह मिनिस्ट्री में शिकायत करते गए, हमारा भी उन्होंने नाम नहीं डाला, तो बहुत जो है वही का रोक दो। ये होता ही आपने देखा, राजनीति में भी ऐसा होता है, एक टांग खिंचाई होती है, संगठन में भी। तो मतलब गुरीला ही मतलब गहरी निकले वो, उस वजह से हुआ। फिर हमने आंदोलन शुरू किए, फिर चले रहे। तो एक बात मैं आपके ध्यानार्थ लाना चाहता हूँ, जब ये SSP को ये तोड़ रहे थे तो 2009 में इन्होंने बात नहीं दी थी भाई हम ये बंद कर रहे हैं, तो सरकार ने SSP DG महोदय को एक लेटर लिखा था, आप जो है इनके एडजस्टमेंट के लिए स्कीम बनाओ। और जो 5 जोन बने थे, नॉर्थ ईस्ट ऐसे जोन 5 जोन बने थे, उसमें जिन लोगों का एडजस्टमेंट की स्कीम बनी हुई थी और IB वगैरह में उनको एडजस्ट कर रहे थे। लेकिन SSP DG इतना हरामी निकला, उसने जो है वो मतलब केस ही दबा दिया। वो क्यों दबाया? क्योंकि SSP को पता था भाई अब जो है हम बेरोजगार होने वाले हैं। इनको BRS भेज रहे थे, लेटर रिटायरमेंट दे रहे थे इनको। फिर इन्होंने पी चिदम्बरम जी के तरले किए, पॉलिटिकल प्रेशर, ये तो खुद करते गए नौकरी, लेकिन ब्लेंटेड के बारे में उन्होंने सोचा। अगर उस वक्त इन्होंने वो
स्कीम लागू की होती, क्योंकि सरकार तो एग्री थी। आज ये कोई भी बेरोजगार नहीं होता, ये जो सरकार की नकल जैसे आज हम उसको कट कर रहे, हमारे पास है रीजनल, वो बदल लगा रहे हैं। फिर उसके बदले में क्या